पावर इनटू टाइम कर दोगे, क्योंकि आपने एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है ना, जो उसकी लेंथ है जो उसकी विड्थ है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। उनके लिए हम आसानियां पैदा करें, उनकी हम लोड को सर्व करती हैं। ट्रांसमिशन लाइंस कौन सी, जो आप अगर मोटरवे पे या जीटी रोड पर ट्रैवल करें तो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। ये हम एक न्यू वीडियो सीरीज का आगाज कर रहे हैं, जिसका मकसद है जो लोग एनर्जी में आना चाहते हैं या एनर्जी के बेसिक समझना चाहते हैं, उनके लिए हम ये वीडियो का एक शुरू कर रहे हैं। हम बेसिक से फिर आगे कॉम्प्लेक्स आइडियाज की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले बेसिक ठीक होने बहुत जरूरी है ताकि हमें ना समझ आए कि क्या चीज है। जिस चैनल पे आप ये देख रहे हैं N4.ai पे, ये असल में एक लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट है लम्स यूनिवर्सिटी में, जिसका ये पार्ट है। लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट आज से कोई 10 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ था ताकि पाकिस्तान की जो पावर सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, जो डोमेस्टिक कमर्शियल एनर्जी के यूजर्स हैं, उनके लिए हम आसानियां पैदा करें, उनकी हम हेल्प कर सकें, उनको असिस्ट कर सकें। तो लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट में मैं पिछले 10 सालों से इसमें काम कर रहा हूँ। एनर्जी की फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए ताकि वो एनर्जी की फील्ड में जब आए तो वो क्या क्या स्किल्स उनके पास हो, क्या क्या नॉलेज उनके पास हो, ताकि वो बेहतर जो है वो इस फील्ड में काम कर सकें, और अगर लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट का पार्ट बनना चाहे तो वो बन सकें। तो ये वीडियो का जो पूरी सीरीज है, जो पूरी प्लेलिस्ट है, ये आपको हेल्प करेगी ये समझने में एनर्जी की फील्ड में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें। लेकिन हम शुरू बेसिक से करेंगे। हम शुरू करेंगे बिल्कुल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बेहतर करेंगे। अच्छा, अब शुरू बिल्कुल बेसिक से हम कर रहे हैं। तो असल में जो दुनिया में जितनी चीजें हैं ना, ये दो चीजों में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक है एनर्जी और एक है मैटर। एक क्या है? एक है एनर्जी और एक है मैटर। ठीक है, मैटर पहले हम देखते हैं। मैटर वो चीज है जो कि कोई जगह घेरती है। अगर वो स्पेस लेती है कोई चीज तो वो फिर मैटर है। जैसे कि ये टीवी है, ठीक है, मैं हूं, आप हैं, हम सब क्योंकि मैटर हैं, क्योंकि हम जगह घेरते हैं, स्पेस लेते हैं। हवा भी एक मैटर है, क्योंकि ये भी जगह घेरती है। आप एक गुब्बारे में हवा बंद करें तो वो एक जगह लेती है। तो जो भी चीज एक जगह लेती है, जो भी एक ठोस चीज है, वो एक मैटर है। अच्छा, लेकिन एनर्जी क्या है? उसके अलावा जितनी चीजें हैं जो कि कोई जगह नहीं लेती लेकिन एग्जिस्ट करती हैं इस यूनिवर्स में, वो सब एनर्जी में आती है। साउंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है। कहीं पर आग जल रही हो और आप उसके पास खड़े हो तो आपको एक गर्माइश महसूस होती है, हरारत महसूस होती है। वो असल में क्या है? हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी तीन तरीके से ट्रेवल करती है: कंडेंसेशन से, कन्वेंशन से, कंडक्शन से और रेडिएशन से। जब आपको हीट महसूस हो रही होती है, कोई पास चीज जल रही है, तो वो रेडिएशन आपको आ रही होती है। जैसे कि सूरज से हमें रेडिएशन आ रही है। को डिटेक्ट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। थर्मोमीटर से है, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से जो मेजर करते हैं एनर्जी को मुख्तलिफ तरीके से। लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट है, या जो हम एनर्जी में जब काम कर रहे हैं तो हम हर तरह की एनर्जी में फिर डील करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे वो किसी गैस की फॉर्म में कोई एनर्जी स्टोर हुई है, किसी केमिकल में है, पेट्रोल में एनर्जी है, या किसी और फॉर्म में, किसी हीट एनर्जी में, किसी भी फॉर्म में एनर्जी है, या किसी बैटरी में स्टोर एनर्जी है। बात यह है कि जो सारी दुनिया में जो भी काम होता है ना, उसके लिए एनर्जी यूज होती है। ठीक है, जो मैटर है, जो हम लोग हैं या जो मशीन्स हैं, मैटर ने जब कोई काम करना होता है तो उसके लिए वो एनर्जी यूज करती है। अब वो एनर्जी कितनी यूज कर रही है, कैसे मेजर करें, क्या करें, उस एनर्जी को कैसे कंट्रोल करें, कैसे स्टोर करें, कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे कन्वर्ट करें, वो सब कुछ जो है वो हम लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट में इस सारी चीजों पे हम काम करते हैं। हम फोकस करेंगे एनर्जी पे। एनर्जी को हम मेजर कैसे करते हैं? एनर्जी को हम मेजर करने के लिए जो यूनिट है उसका नाम है जूल्स। जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो जूल्स में हम मेजर करते हैं, और उसकी जो रेट ऑफ यूज ऑफ एनर्जी है उसको कहते हैं पावर। और पावर को हम मेजर करते हैं जूल्स पर सेकेंड, कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, उसको जूल्स पर सेकंड कहते हैं। और जूल पर सेकंड को हम वॉट भी कह देते हैं। जूल्स भी एक साइंटिस्ट का नेम है और वॉट भी एक साइंटिस्ट का नेम है। जूल्स पर सेकंड को वॉट भी कहते हैं। एनर्जी जो है उसका यूनिट है जूल्स, और जो पावर है उसका यूनिट है जूल्स पर सेकंड या फिर वॉट। अब मैं एग्जांपल से इन दोनों को आपस में ना रिलेट करूंगा। सपोज आपके पास एक इस्त्री है, जो मशहूर नेशनल की जो इस्त्री हर किसी के घर में होती है, वो 1 किलोवाट पावर यूज करती है। वो जो इस्त्री है वो 1 किलोवाट यूज करती है। 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट यूज करती है, और 1000 वाट का मतलब है 1000 जूल्स
एक सेकंड में इस्तेमाल कर लेती है। अब जब ये 1000 जूल्स एक सेकंड में इस्तेमाल करती है और जब इस्त्री ऑन है, एक घंटे में कितनी एनर्जी इस्तेमाल करेगी वो हम निकालते हैं। तो एक घंटे में जितने सेकंड्स हैं उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा। तो असल में जो एनर्जी वो कर रहा है वो आ जाएगी 1000 जूल्स पर सेकंड इनटू वो एक घंटे में कितनी कर रहा है, ठीक है, 1 आवर में कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है। ये जो नंबर है, ये जो जूल्स पर सेकंड है, ये असल में क्या है, ये तो वॉट है ना, ये 1000 वॉट जूल्स पर सेकंड वॉट के इक्वल है, वॉट इंटू 1 आवर से मल्टीप्लाई। और ये जो 1000 वॉट आवर है इसको आप लिख सकते हैं 1 किलो वॉट आवर। तो ये जो इस्त्री है जो कि 1000 वॉट की है, वो एक घंटे में 1 किलो वॉट आवर एनर्जी इस्तेमाल करती है। ये असल में एनर्जी का यूनिट है, क्योंकि आपने इसमें साथ आर मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब वो मैंने उसको उसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं किया, सिर्फ बाहर लिख दिया, 1 किलो वॉट आवर ऐसे लिख दिया। तो इस वजह से लिखा, अगर आप इसको आगे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये जूल्स के ही इक्वल आएगा, ये समथिंग जूल्स बनेंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो ये असल में 3600,000 जूल्स के इक्वल आएगा, लेकिन हम इसको 1 किलोवाट आवर्स की ही शक्ल में लिखते हैं। ये जो 1 किलोवाट आवर है ये असल में एक यूनिट के बराबर है जो हम वापडा से खरीदते हैं। वापडा से, लेस्को से जो हम एक यूनिट बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से खरीदते हैं यूटिलिटी से, वो 1 किलोवाट आवर के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर आपकी इस्त्री 1 घंटा चलेगी तो वो 1 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करेगी। अब इसी तरह आपके पास घर में रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, बाकी सब चीजें, वो भी इसी तरह ही 1 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करते हैं। वो कितने देर में 1 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से उनके ना पैसे बनते हैं। अब अगर 1 यूनिट है और 1 यूनिट तकरीबन आजकल जो है वो अगर 60 रुपए का है, तो असल में इस्त्री जब 1 घंटा चलेगी तो 60 रुपए आपको बिल आएगा। 60 रुपए बिल में ऐड होते जाएंगे, उसके बाद उस पर टैक्सेस भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन 1 यूनिट के पैसे जो है वो तकरीबन 60 रुपए ऐड हो जाते हैं। ये असल में थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन है जो आपको बतानी थी, यानी कि एनर्जी में उसने 1 यूनिट बिजली का इस्तेमाल किया जो कि असल में बराबर है 1 किलोवाट आवर के, और जो वो 1 किलोवाट आवर है वो इक्वल है 3600,000 जूल्स के। यानी कि अगर इतनी एनर्जी वो इस्त्री 1 घंटे में इस्तेमाल करेगी तो वो 1 किलोवाट आवर बनेगा, 1 यूनिट बनेगा, जो कि 1 यूनिट तकरीबन 60-70 रुपए का है अभी। तो तकरीबन आपको 60-70 रुपए बिजली के बिल में आएंगे इस्त्री जब 1 घंटा चले। इसका मतलब है कि जो एनर्जी है वो इक्वल है पावर इनटू टाइम के। एनर्जी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो जितनी पावर रेटिंग है उसको जितनी देर वो चीज चलती है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक ग्राफ बना के समझाऊं, यहाँ पर है पावर और ये है टाइम। अब एक इस्त्री चल रही है, ऑन है, और ये तकरीबन 1 घंटा चली है, 1 आवर चली है, और वो 1 किलोवाट पावर लेती है। 1 किलोवाट पावर लेगी और 1 घंटा चलेगी, तो हम क्या करेंगे कि एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए 1 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये इक्वल आ जाएगा 1 किलोवाट आवर के, जो कि असल में 1 यूनिट है। और ये हमने एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है इसके लिए। तो असल में ये जो फॉर्मूला है ये सिंपल तब चलता है जब आपके पास कॉन्टिन्यूसली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रही है, पावर कंजम्पशन स्ट्रेट है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में किस तरह का ग्राफ बनेगा, आपके पास कोई मोटर है तो वो, या एयर कंडीशनर है तो वो क्या करेगा, वो ऐसे ऑन होगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ये जाएगा, फिर एकदम कम हो जाएगी कंजम्पशन, फिर ज्यादा हो जाएगी, फिर इस तरह का ग्राफ बनेगा पावर का टाइम के साथ ये ग्राफ होगा। अब इस पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें तो आप सिंपली पावर इनटू टाइम कर दोगे, क्योंकि आपने एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है ना, जो उसकी लेंथ है, जो उसकी विड्थ है, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। इस केस में क्या करोगे, तो इसके केस में असल में जो फॉर्मूला बनता है, एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पावर टाइम के साथ। इंटीग्रल की रेंज होगी जो भी यहाँ पर टाइम की रेंज है, और पावर का जो भी ये इसकी कर्व बनती है वो आएगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो डाटा आता है वो मशीन, जो हमारी एनर्जी मॉनिटरिंग डिवाइसेस है वो कंट्रोल करती हैं, वो उसको सेव करती हैं। तो इस वजह से आपको असल में ये वाले फॉर्मूले के बजाय ये है जब आपके पास कॉन्टिन्यूअस डाटा हो। हमारे पास क्योंकि डाटा डिस्क्रीट होता है तो आपको असल में फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, समेशन ऑफ पावर इनटू टाइम, ठीक है ना। पावर की टाइम में समेशन को यूज करना पड़ेगा, यानी कि आपको हर एक पॉइंट पे जो वैल्यूज बनती जा रही हैं उनको सम करना पड़ेगा। अब वो वैल्यूज आप 1-1 सेकंड पे स्टोर कर रहे हो, 1-1 मिनट पे कर रहे हो, 1-1 मिली सेकंड पे स्टोर कर रहे हो, चाहे वो जिस भी ग्रेनुलैरिटी पे आपके पास वैल्यूज हैं उस सबको सम करते जाएंगे वैल्यूज को, तो आपके पास एनर्जी की फिर वैल्यूज आती जाएंगी आपके सिस्टम पे। अब आपका सिस्टम कितनी ग्रेनुलैरिटी तक जाता है, आमतौर पे सिस्टम एटलीस्ट 1 मिली सेकंड पे तो करते हैं। जितनी ज्यादा बारीक जाके 1-1 ग्रेनुलैरिटी पे जाके वैल्यूज रिकॉर्ड करेंगे उतना एक्यूरेट आपका सिस्टम होगा। 1 घंटे बाद एक रीडिंग ले रहे होंगे तो सिस्टम तो बिल्कुल ही नहीं एक्यूरेट होगा। कम से कम 1-1 मिली सेकंड पे वैल्यूज हो तो उसके हिसाब से फिर आपका सिस्टम ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट होता जाए। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी कि एनर्जी और पावर का आपस में क्या ताल्लुक है और एनर्जी और पावर कैसे कैलकुलेट कर। होता ये है कि एक फैक्ट्री में
आपके पास कुछ जनरेशन सोर्सेज होती हैं, उसके बाद एक ट्रांसमिशन होती है और यहाँ पर जो है ना एक लोड लगता है, ठीक है, एक लोड होता है, ये जनरेशन जो है ना वो प्रोवाइड कर रही है। अब जनरेशन कौन कौन सी हो सकती है? जनरेशन आपके पास थर्मल हो सकती है, ठीक है, कोल ऑयल गैस का कोई सिस्टम हो सकता है, वो आपके पास रिन्यूएबल हो सकती है, सोलर पैनल हो सकते हैं, या वो विंड पावर प्लांट्स हो सकते हैं, या फिर आपके पास हाइड्रो हो सकती है, या फिर आपके पास न्यूक्लियर हो सकती है, या आपके पास बायोमैस टाइप कोई चीज हो सकती है। ये कुछ मुख्तलिफ एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि पाकिस्तान में और दुनिया में चलती हैं, जो कि होती हैं। इनके क्या क्या मसाइल है, इनका क्या चीजें हैं, वो सब हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये कुछ जनरेशन सोर्सेज होती हैं जो कि एक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू लोड को सर्व करती हैं। ट्रांसमिशन लाइंस कौन सी? जो आप अगर मोटरवे पे या जीटी रोड पे ट्रैवल करें तो आपको बहुत बड़ी बड़ी जो ट्रांसमिशन लाइंस नजर आती हैं, वो ट्रांसमिशन लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पकड़ के यहाँ तक पहुंचाती हैं। लोड कहाँ पर है? जैसे कि आप लाहौर है, लाहौर एक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का एक लोड है, या फैसलाबाद है जहां पर बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स लगी हैं, या कराची है, या सरगोदा है, जहां जहां पे एनर्जी कंज्यूम होती है वो वहां पर ये ट्रांसमिशन लाइंस पहुंचती हैं। और असल में फैक्ट्री में भी यही हो रहा होता है। एक फैक्ट्री में जनरेटर लगा होगा या सोलर पैनल्स लगे होंगे, या वो ग्रिड से बिजली ले रही होगी और वो बिजली कुछ ट्रांसमिशन लाइंस होगी छोटी छोटी, और वो उनके लोड तक बिजली प्रोवाइड करी होंगी। बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे, मॉड्यूलर लेवल पे हो यही रहा है। सिस्टम तो असल में यही है, लेकिन इस सिस्टम में अब बहुत सी डिस्ट्रप्शंस आ रही हैं, जैसे कि बैटरीज आ रही हैं और सोलर तो ऑलरेडी आ चुका हुआ है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड हो रहा है। तो ये जो सीरीज है इसके अंदर हम बजाय के जो अभी पहले सिस्टम चल रहा था, जो कि आज से 100-150 साल पहले पावर सिस्टम बना हुआ था, उसको डिस्कस करें। हम लेटेस्ट न्यू सिस्टम को देखेंगे कि कैसे न्यू सिस्टम काम करेगा, कैसे सेल्फ जनरेशन और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम कैसे काम करेगा, जो कि इनोवेशन से भरा हुआ है। इसको सिस्टम को हम इस सीरीज में देखेंगे। शुरू में एनर्जी और पावर का थोड़ा सा बताना जरूरी था, ताकि आगे जब हम बात कर रहे हो तो हमें क्लैरिटी हो किस पराहे में किस एंगल से क्या बात हो रही है। बहुत शुक्रिया।